everyone, I hope you are all fine. So today's topic is of course fundamental rights. Fundamental rights starts from Article 12 to 35 Part 3rd. फंडामेंटल राइट्स का आर्टिकल 12 जो कि बहुत इंपॉर्टेंट बात ऑफ कोर्स कहता है और वो किसके बारे में बात करता है, स्टेट के बारे में। वो स्टेट को क्लैरिफाई करता है, उसकी डेफिनेशन बताते हैं कि स्टेट है क्या। तो अब ये बात जान लीजिए कि अगर स्टेट है, ठीक है, अगर स्टेट ने हमारा कोई भी फंडामेंटल राइट वायलेट किया है तो हम डायरेक्ट रिट करते हैं, ठीक है। तो हम रिट अगर किसी के खिलाफ भी, किसी के अगेंस्ट भी हम डालते हैं तो रिट हम किसके अगेंस्ट में डालेंगे, स्टेट के अगेंस्ट में। किसी भी प्राइवेट पर्सन के अगेंस्ट में हम रिट नहीं डाल सकते, ठीक है। तो स्टेट क्या होती है? स्टेट इंक्लूड्स द गवर्नमेंट एंड पार्लियामेंट ऑफ इंडिया एंड द गवर्नमेंट एंड द लेजिस्लेचर ऑफ ईच स्टेट एंड ऑल लोकल और अदर अथॉरिटीज़, ठीक है। तो ये मैंने अलग लिख दिया है, गवर्नमेंट एंड पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ एंड लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट, लोकल अथॉरिटी एंड अदर अथॉरिटी। इनको हम अलग से पढ़ेंगे, अलग से डिटेल में। पहले हम ये जान लेते हैं एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर में कौन कौन सी क्या क्या होता है। मतलब लेजिस्लेचर में, यूनियन लेजिस्लेचर में क्या होता है, प्रेसिडेंट होता है हमारे, लोकसभा एंड राज्यसभा। स्टेट लेजिस्लेचर में गवर्नर हो गई, स्टेट लेजिस्लेचर असेंबली हो गई एंड द स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल हो गई। फिर हम आ जाते हैं एग्जीक्यूटिव पे। एग्जीक्यूटिव में, यूनियन एग्जीक्यूटिव में कौन आ जाता है, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, द काउंसिल ऑफ द मिनिस्टर विद द प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। स्टेट एग्जीक्यूटिव में आ गया गवर्नर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर विद द चीफ मिनिस्टर, ठीक है। तो अब हम किसकी बात करते हैं, ये तो होगी हमारी दोनों ऊपर की जो हेडिंग्स, ठीक है, दोनों लाइंस जो हमारी स्टेट में पहले से मतलब हम बता रखा है। अब हम बात करते हैं लोकल अथॉरिटी की। तो लोकल अथॉरिटी कहाँ डिफाइन है, सेक्शन 3 क्लॉज 31 जनरल क्लॉज एक्ट में। वो क्या कहता है, लोकल सेल्फ गवर्निंग कोई भी बॉडी जो कि पंचायत है, म्यूनसिपैलिटीज़ हैं, कोई भी बॉडी जो बनी है वो सारी लोकल अथॉरिटीज़ में आती हैं, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे बहुत सी हैं, कॉर्पोरेट बॉडी हो गई, पंचायत, म्यूनसिपैलिटी, ठीक है। अब बात करते हैं अदर अथॉरिटी में। अदर अथॉरिटी कौन कौन सी होती हैं? तो अदर अथॉरिटी के लिए हमारे पास बहुत सारे केसेस आए थे, मतलब बहुत सारी इस पे केसेस डिस्कशन हुआ, बहुत ज़्यादा वो हुआ। तो सबसे पहला केस जो आया यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास वर्सेस शांताबाई 1954 में। इसमें ये कहा था कि यूनिवर्सिटी स्टेट है कि नहीं, ये इन्होंने क्वेश्चन पुट अप किया था। तो कोर्ट ने ये कहा कि कोर्ट ने मतलब ये बताया कि जो यूनिवर्सिटी है वो स्टेट नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि उसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये कह दिया कि जो वर्ड जो है एडजस्टम जेनरस, मतलब सेम नेचर, सेम काइंड का वो नहीं है। क्योंकि जैसे कि एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव, गवर्नमेंट, पार्लियामेंट, ये सारी सेम नेचर के हुए, सेम काइंड के हो गए। तो यूनिवर्सिटी एक सेम नेचर और सेम जेनरस की नहीं है, तो एडजस्टम जेनरस इसमें लगा दिया और यूनिवर्सिटी को स्टेट डिक्लेयर नहीं है। उसी के अगेंस्ट में एक केस और आया, उज्जम्बाई वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश 1961 में। इसमें ये इसकी बिल्कुल उल्टा कर दिया इसकी बात को। उसमें ये कह दिया द बॉडीज नेम अंडर आर्टिकल 12 हैज़ नो कॉमन जेनरस एडजस्टम जेनरस। मतलब जो भी बॉडीज आर्टिकल 12 में बताई हैं, जो कि हमने यहाँ अभी पढ़ी थी, इन सब में सेम काइंड और सेम नेचर नहीं है। सब अपनी बात को अलग अलग बता रहे हैं, कोई भी सेम नेचर का नहीं है। तो इसका मतलब कि हम यही कि जो यूनिवर्सिटी है वो एक स्टेट है, क्योंकि वो कोई सेम नेचर या सेम काइंड की इसमें नहीं है, तब भी वो एक स्टेट है, क्योंकि उसमें गवर्नमेंट का, पार्लियामेंट का वर्क हो रहा है, मतलब लिटिल बिट उसमें काउंसिल का वर्क होता है। इसलिए सिंगल कैटेगरी थ्रू दैम एंड कैन नॉट बी प्लेस इन वन सिंगल कैटेगरी ऑन एनी रेशनल बेसिस। अब थर्ड केस आया, राजस्थान इलेक्ट्रिकल बोर्ड वर्सेस मोहन लाल 1961। इसमें ये कहा गया कि क्या कहते हैं, जो इलेक्ट्रिकल बोर्ड्स वगैरह होते हैं, क्या वो स्टेट है कि नहीं। तो इसने ये कह दिया ऑल बॉडीज क्रिएटेड बाय अ स्टेचू ऑन विच पावर्स आर कन्फर्ड टू कैरी आउट गवर्नमेंटल और क्वासी गवर्नमेंटल फंक्शंस आर स्टेट। मतलब जो भी एक्ट के थ्रू बने हुए हैं वो सारे कॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट के थ्रू वगैरह बने हुए हैं, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन का उसमें इन्वॉल्वमेंट है, वो स्टेट कहलाएगी। इसके बाद केस आया सुखदेव वर्सेस भगत राम। इसमें ये बताया कि LIC, IFC, इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉरपोरेशन और ONGC जो वर हेल्ड टू बी स्टेट बिकॉज दे वर परफॉर्मिंग वेरी क्लोज
फंक्शन ऑफ गवर्नमेंट और सॉवरेन फंक्शन। मानते हैं कि ये सब प्राइवेट होती हैं, लेकिन ये गवर्नमेंट और का बहुत क्लोज फंक्शन परफॉर्म करती हैं, तो इसलिए इनको भी हमने एज अ स्टेट डिक्लेयर कर दिया। अब आता है RD शेट्टी वर्सेस इंटरनेशनल एयरपोर्ट अथॉरिटी। इसमें इंटरनेशनल एयरपोर्ट टेंडर पास करते हैं, जिसमें से एक टेंडर के लिए ये अप्लाई करते हैं, इनका टेंडर होता है वो कैंसिल हो जाता है, तो ये जो है इसके खिलाफ रिट फाइल करते हैं। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट ये कहती है, तो इसमें क्या कहते हैं, इन्होंने फंडामेंटल राइट का इन्फ्रिंज के लिए केस कर दिया। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये पूछा पहले, मतलब ये क्वेश्चन आया कि क्या इंटरनेशनल एयरपोर्ट अथॉरिटी एक स्टेट है कि नहीं, और अगर वो स्टेट नहीं है तो फंडामेंटल राइट का कोई वॉयलेशन नहीं हुआ, और अगर वो स्टेट है, मतलब अगर हम उसको स्टेट एज अ मानते हैं, फॉर एग्जांपल जैसे कि पहले तो हमने कह दिया कि वो स्टेट नहीं है तो फंडामेंटल राइट का वॉयलेशन नहीं हुआ, लेकिन सुप्रीम कोर्ट फिर ये देखती है सेंट्रल गवर्नमेंट वॉज एम्पावर्ड टू अपॉइंट द चेयरमैन एंड अदर मेंबर्स, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट का भी इसमें पूरा इन्वॉल्वमेंट है, वो अपॉइंट करता है चेयरमैन को और अदर्स मेंबर्स को भी। द इंटायर कैपिटल अमाउंट वॉज रिक्वायर्ड फॉर इस्टेब्लिशमेंट फॉर द इंटरनेशनल एयरपोर्ट अथॉरिटी, मतलब जो इंटायर कैपिटल जो अमाउंट है वो इस्टेब्लिश करती है फॉर द इंटरनेशनल एयरपोर्ट was invested by the council, सेंट्रल गवर्नमेंट वॉज इस्टेब्लिश बाई दी, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट ही वो इस्टेब्लिश करती है। तो हेल्ड ये हो गया कि एयरपोर्ट अथॉरिटी जो है वो एक स्टेट है। और मेन मोटिव क्या था इसका, देखो इंटरनेशनल एयरपोर्ट अथॉरिटी जो है वो किस फॉर्मुलेट हुआ है, एयरपोर्ट अथॉरिटी एक्ट 1971 से। फिर सोम प्रकाश वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस आया, इसमें ये कहा कि भारत पेट्रोलियम जो है वो फॉर्म्ड हुआ कंपनी एक्ट से, तो इसका मतलब क्या हुआ कि भारत पेट्रोलियम एक्ट भी एक स्टेट है। आई होप यू ऑल गोना लव दिस चैनल, आई होप आपको ये सब समझ आया हो। प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल। If you have any problem, any query regarding this, please do comment and let me know. Thank you.